जहाँ ईस्ट वेस्ट फेसिंग शेड वो बनवा ही नहीं सकता, तो बकरी पालन छोड़ेगा तो नहीं ना। अगर मैं एक सही में वैज्ञानिक हूँ तो मुझे उसकी परिस्थिति परिवेश में उसे बताना चाहिए ना। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यार तुम इससे एक काम करो कि थोड़ी जगह ऐसी बना लो कि दिन के टाइम पे बकरियां बाहर निकल आएं और धूप ले लें, क्योंकि तुम्हारी बाध्यता है, तुम शेड ऐसा बना। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि फ्लोर हो जिस पे बकरी आराम से रह सके, और दूसरा वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और वेंटिलेशन के साथ साथ हाइट है। मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किताब में नहीं लिखा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे पास लगभग 1000 बकरियों के आसपास हैं जिनका मैं प्रबंधन करता हूँ, और किसानों के यहाँ भी देखता हूँ। 11 फुट के आसपास की अगर बेस से हाइट है आपकी तो दैट इज़ गुड एनफ, गोट कंफर्टेबली रह लेगी उसके अंदर। तो बकरी आ गई, शेड भी बता दिया आपने, बात ही आहार प्रबंधन की, इनका चारा कैसा हो। कुछ लोग कहते हैं सूखा ही चारा देना है, कुछ लोग कहते हैं हरा देना है, फीडिंग कॉस्ट कैसे कम हो और अच्छा हो। तो आहार प्रबंधन में किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मोटे मोटे तौर पे अगर आप व्यावसायिक बकरी पालन करने जा रहे हो तो आप इंटेंसिव फीडिंग पे जाओगे या स्टॉल फीडिंग पे जाओगे। और स्टॉल फीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं करता, क्योंकि अमूमन सारे किसान भाई हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, छोटे कद की बकरी है तो लगभग 250 ग्राम कंसनट्रेट, लगभग 1 किलो के आसपास भूसा और आधा किलो हरा चारा, ये सफिशिएंट है नॉन प्रेग्नेंट के लिए। अगर प्रेग्नेंट होती है तो 50 ग्राम के आसपास कंसनट्रेट बढ़ा दीजिए और थोड़ा हरा बढ़ा दीजिए, अच्छे से चलेगी बकरी। कंसनट्रेट में क्या क्या हम कंसनट्रेट देखिए, चना, चूनी, चोकर ये होता है, बट अब कॉमर्शियल कंसनट्रेट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हो मैश फॉर्म में, पेलेट फॉर्म में, जो आप बच्चों को खिला सकते हो। मैश का मतलब होता है दाने के रूप में, और पेलेट मतलब छोटे छोटे वो बने हुए होते हैं, तो आप वो भी खिला सकते हो। और आप खुद चाहो तो बना लो, बट कॉमर्शियल इसलिए होता है क्योंकि उसमें मिनरल मिक्सचर मिला हुआ होता है, तो अगर आपको अच्छा कंसनट्रेट मिल जा रहा है तो आप बना लो। लेकिन अगर आपके पास संसाधन अवेलेबल है, सस्ता खाना अवेलेबल है गांव में, तो आप खुद भी बना सकते हो कंसनट्रेट मिक्सचर। उसकी अपनी रेसिपी होती है, नेट पे भी मिल जाती है कि हम कंसनट्रेट बनाना चाहें तो हमें क्या क्या कितना मिलाना चाहिए, तो किसान भाई उस हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा जो आपने बोला इनपुट कॉस्ट के लिए, देखिए आप बकरी की इनपुट कॉस्ट या खाने की कॉस्ट कम करनी है तो 2 ही तरीके हैं। एक, फार्मर को ये एनालाइज करना चाहिए कि मेरे एरिया में लोकल अवेलेबल फीड कौन सा है जो न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम रखता है लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट है, तो उसको खाने में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए बकरी के। और इस तरीके से एक तो कीमत कम की जा सकती है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट करके और उसकी इनपुट कॉस्ट कम कर दें। जैसे अभी आपने बोला कि बकरियों के साथ मुर्गी रखना, तो लड़ावनी में अगर बकरी खा लेती है, दाना बचता है, वो मुर्गी बाद में खा ले रही है, हरा जो नीचे गिर रहा है वो मुर्गी खा ले रही है, तो मुर्गी फ्री में पल रही है, जो अंडे देगी उससे बकरी पालन हो जाएगा, मतलब बकरी का खाद्य पदार्थ खरीद के आ जाएगा, या बकरियों को 6 महीने पालने के बाद बेचेंगे मुर्गियों को, तो उनसे जो पैसा आ रहा है उससे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर अंडा छोड़ भी देते हैं, उसके बचे पे देसी मुर्गी पलवा के बेचते हैं, तो भी मैंने देखा नहीं है, कन्फर्म है कि 70% ऑफ द इनपुट कॉस्ट, फीडिंग इनपुट कॉस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय जो मुर्गियों को बेच के पैसा मिल रहा है आपको। और लगभग आप छोटी कद की बकरी पे 3 मुर्गी, मध्यम पे 4 और बड़ी पे 5 या 6 तक रख सकते हैं बिना कुछ दिए हुए। ध्यान किसान भाई को ये रखना है कि जब मुर्गी अंडा देना शुरू करे, थोड़ा चोकर में चूना मिला दें और उसको दे दें, जिससे रात में अगर उसको फील होता है कि वो कैल्शियम डेफिशिएंट है, कुछ है, तो खाएगी, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो अंडा देने में कमी नहीं आएगी। चूना खड़िया जिसको खड़िया कहते हैं, खड़िए को चोकर में मिला के दे दीजिए। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हो। सर, नॉर्मल अगर हम देखें तो एक बकरी का खर्चा जो फीडिंग कॉस्ट है वो क्या लगभग पड़ता है? जब छोटी बकरी का गांव में बताऊं या शहर में बताऊं? दोनों बता दीजिए। गांव में अगर आप देखते हैं तो छोटे कद की बकरी का लगभग 14 रुपये के आसपास, एक दिन का। मध्यम कद की बकरी का 18 रुपये और बड़े कद की बकरी का 22 रुपये। कैसे, ये भी बता देता हूँ। अगर 30 रुपये मिलता नहीं, सस्ता ही मिलता है, 24 रुपये किलो भी कंसनट्रेट मान के चलें और 300 ग्राम कंसनट्रेट खिला रहे हैं, मैं मध्यम का बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 300 ग्राम कंसनट्रेट खिला रहे हैं तो 8 रुपये का कंसनट्रेट हो गया। 1 किलो भूसा लगभग गांव में 4 से 5 रुपये का मिलता है, क्योंकि बकरी चने का, अरहर का भूसा खाती है। आप नॉर्मल वाला भी खिला सकते हो आदत डालने के ऊपर। 5 रुपये तो 8 और 5 13, और 1 से 1.5 रुपये का हरा चारा।
तो 14 रुपये के आसपास, 14-15 रुपये या 16 रुपये के मध्यम कद की बकरी का आता है। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए 14, 18, 22 इस हिसाब से आता है। और शहर में 3-3 रुपये, 4 रुपये बढ़ा दे, क्योंकि वहाँ संसाधन क्रय करने में कुछ और पैसा लगता है। सर, अब वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, बकरियों का लालन पालन हो गया, वैक्सीनेशन जो अमूमन किसान करते नहीं हैं, और जब हर्ड पूरा एक साथ प्रभावित होता है तो हम देखते हैं पूरा का पूरा हर्ड ख़त्म हो गया। वैक्सीनेशन एक तो कौन कौन सी मैंडेटरी है, करना ही चाहिए। दूसरा, कुछ वैक्सीनेशन ऐसे हैं जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं सर, ये किसानों को अधिकतर जानकारी नहीं होती, वो लगा तो लेते हैं लेकिन असर नहीं उसका दिखता। तो हमको वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे मुख्य वैक्सीनेशन है PPR का, PPR। दूसरा है एंडोटॉक्सीमिया ET, उसके बाद FMD, गोट पॉक्स और टेटनस का। ये प्रमुखतः 5 मुख्य वैक्सीनेशंस हैं जो पशुपालक को कराने चाहिए। किस किस एज में? और ये PPR का 3 साल में एक बार लगता है और 3 महीने पे लगा सकते हैं। ET का 4 महीने पे, और बूस्टर 21 दिन बाद, और उसके बाद ET-TT 5 महीने पे, और FMD का, इनका एक ट्राईवैक मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो एक बार में लगा सकते हैं, और फिर 21 दिन पे बूस्टर। ET और FMD, गोट पॉक्स, PPR जो हैं ये हर साल रिपीट होते हैं, और PPR 3 साल बाद होता है। लेकिन आपकी बात एकदम ठीक है कि वैक्सीन मिलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो वैक्सीन मिल रही है वो सही रूप में कोल्ड चेन मेंटेन्ड है या नहीं है, वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। और बकरी में तीसरी प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं आपको जी। जो लोग वैक्सीनेशन करने के लिए आते हैं, एक वॉयल में लगभग 30 या 50 डोज होती हैं। तो अमूमन जो पैरावेट्स हैं या कोई भी आ रहा है वैक्सीन करने के लिए, वो क्या करते हैं, एडजुवेंट को वैक्सीन में मिला देते हैं, और एक बार मिलाने के बाद अधिकांशतः कंपनियां ये कहती हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर ये उपयोग में आ जानी चाहिए। लेकिन चूंकि वैक्सीनेटर का पैसा लगा हुआ है और 5 वैक्सीन के लिए उसने 5 डोज के लिए उसने वैक्सीन खोला था, तो उसको फ्रिज में रख देता है, और दूसरा किसान जब आता है तो वैक्सीन के लिए कहता है तो उसको वैक्सीन लगा देता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोल्ड चेन से ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये है वैक्सीन फेलियर का। क्योंकि उसने 150 वैक्सीन का पैसा दिया है और उसको लगता है 25 डोज मेरी बर्बाद हो जाएगी, तो उसको रख के 5-6 दिन तक, जब तक वो डोज ख़त्म नहीं होती तब तक चलाता है। तो ये उससे भी बड़ा कारण है जिस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। और इसीलिए मैं निरंतर जो राष्ट्रीय मंच हैं उन पे भी अनुरोध करता हूँ कि ये बहुत अनिवार्य है कि हम डोज साइज छोटा करें, कम से कम 5 या 10 का करें, जिससे एक बार ऑयल खुलने के बाद 90% वैक्सीन अगर यूज़ हो जाएगी तो 10% या 15% वो वैक्सीनेटर बचा के नहीं रखेगा। अगर सच्चा होगा और बचा के रखता भी है तो उस कंडीशन में 5 वैक्सीन करके 25 जानवरों को धोखा दिया था, यहाँ 8 को वैक्सीन करके 1 ही को धोखा दे पाएगा। तो प्रपोर्शन जो हो रहा है, जो खराब वैक्सीन लगने का है, वो बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये ध्यान देना है किसान को कि जब वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है तो कोल्ड चेन मेंटेन्ड हो, और उससे भी ज़रूरी ये है कि उससे कहिए कि मुझे दिखाओ तुमने अपने सामने वैक्सीन मेरे सामने खोली है। ये नहीं कि उसने अपने झोले से या अपने उससे कंटेनर से वैक्सीन निकाली, इंजेक्शन में भरी और लगाता चला गया। तो दिस इज़ द रीज़न। तो हमको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन करना तो हमारे हाथ में है नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सचेत रहें तो दुर्घटना कम होगी। अमूमन एक किसानों का प्रश्न आता है, सर बकरी पालन में जब जाते हैं कि कुछ ऐसा फार्मूला बताइए जिससे मेरी बकरी बिल्कुल तगड़ी हो जाए या बकरा बहुत हुष्ट पुष्ट हो जाए, वज़न ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे कुछ ट्रिक हैं क्या सर? नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। वो गलत चीज़ें हैं जो कुछ लोग करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, और वो पशुपालक को करना भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छा पोषण दें और उसकी जेनेटिक्स जो कहती है ग्रोथ के लिए, उसे पूर्णतः एक्सप्लोर होने दें। अगर आप उसको एक्सप्लोर होने दोगे तो जो उसकी क्षमता होगी उस हिसाब से वो अच्छा बढ़ेगा। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो तेज़ बढ़ने वाली नस्ल हैं उनको ब्रॉयलर गोट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपका वेट गेन, ईयरली वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा। वेट गेन में जब बात करते हैं सर, एक नस्ल है अफ्रीकन बोर,
तो बहुत सारे लोग उसका कमर्शियल जो लोग पालन करते हैं उसमें उपयोग करते हैं। देखा गया है कि लगभग अमूमन 250 ग्राम वो अपना रोज वजन बढ़ाती है, 2.5 किलो तक दूध की कैपेसिटी है। ये कितना फ़ायदेमंद है ये। और दूसरा, जब हम एक तो FCR क्या है उसको ज़रा हमारे किसानों को बताएंगे। दूसरा, हमारे भारत के जो नस्लें हैं उनमें इस प्रकार की बढ़ोतरी हम क्यों नहीं देख पाते हैं, या कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बोयर आप नस्ल की अब आपने बात करी, सच्चाई ये है कि भारतीय वातावरण, भारतीय परिवेश में ये नस्ल बहुत अच्छे से ढल गई है। ठीक है। लेकिन दूसरी सत्यता ये है कि अभी ये नस्ल सिर्फ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर मूव कर रही है। ये कंजम्पशन के यूज में नहीं आई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक गोट रेयरिंग फैमिली है। तो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर का मूव करने का मतलब है कि आज मेरे पास है, मुझसे आपने पूछा कितने रुपए किलो है, मैंने कहा 1500 रुपये किलो लाइव वेट बेच रहा हूँ। आपने कहा 4 बच्चे मैं भी रख लेता हूँ, बच्चे पैदा करा के मैं भी 1500 बेचता हूँ। तो 1993-94 में जब इस ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये लगभग 5000 रुपये किलो लाइव वेट बिकती थी। और आज की तारीख में अगर प्योर लाइन की बात करें तो 1500 रुपये किलो बिकती है। और आने वाले समय में ये अगर स्लॉटिंग पे जिस समय आ जाएगी उस समय ये भी नॉर्मल 300 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगी लाइव वेट। अच्छा। तो किसान को भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आज के समय में आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लीजिए कि आप 30 किलो के बकरे को लेके आते हैं और 1500 रुपये किलो के हिसाब से लेके आते हैं तो 45 किलो का बच्चा हुआ। और 45 किलो के बच्चे से अगर आपने बड़ा करके ब्रीडिंग कराया तो आप दूसरा बकरा तो ला नहीं पाओगे। तो आप या तो आगे चल के जो बच्चे होंगे उसके फादर से ही ब्रीडिंग कराओगे या उन बच्चे उसमें सेलेक्ट करोगे, तो आपकी इन ब्रीडिंग हो जाएगी। दूसरा क्या है, बकरा मर गया तो बहुत नुकसान होगा। तीसरा, आप इतना इन्वेस्टमेंट कितना करोगे? आप अगर वयस्क बकरी लेके आते हो 50-60 हज़ार रुपये की बकरी है, 10 बकरी ले आओगे, आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? दूसरा, ये हब बेस्ड मार्केटिंग होती है। बहुत सारे किसान इसी तरीके से बर्बाद हुए कि हम बोयर खरीदने गए तो 1500 का बिका, 10 बकरियां ले आए, एक बकरा ले आए, अपने आप पालना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ ना कि अगर आपको एक शर्ट खरीदनी और एक बगल में एक दुकान है, मैं कहता हूँ यहाँ दुकान से खरीदोगे या आप करोल बाग चलोगे वहाँ खरीदोगे? ऑब्वियसली आप करोल बाग जाओगे क्योंकि वहाँ इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, दुकान पे सीमित ऑप्शंस मिलेंगे। तो वो किसान लाता ये सोच के कि मेरा बकरा 1500 का बिकेगा, लेकिन अगर मुझे 1500 रुपये या मान के चले 50,000 रुपये का बकरा खरीदना है तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां नियमित रूप से लंबे समय से पल रहा है, तो उसका बकरा कोई खरीदता ही नहीं है। तो ये नुकसान होता है। तो किसान को कभी भी बॉयर खरीदना है, मैं आई एम नॉट इन फेवर कि वो बॉयर खरीद के ब्रीडिंग कराए। इट्स बेटर कि वो बॉयर का सीमन यूज करे, अपने क्रॉस ब्रीड एनिमल्स में डाले। प्योर ब्रीड में नहीं कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये बिजनेस मॉडल है कि आप क्या करिए, क्रॉस ब्रीड सस्ते एनिमल खरीदिए, गोट्स खरीदिए। अब आप कहते हैं कि उनका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है, मैं एवरेज कहता हूँ 60 किलो वेट ले रहा है, मान के चलिए 12 से 14 महीने के अंदर बॉयर, और आपके इंडिजिनस ब्रीड 20 किलो ले रही है या 25 किलो ले या 30 किलो ले रही है, तो 30 + 60 90 हो गया, भागे 2, मतलब बच्चा 45 किलो का वेट लेगा ना, मोटे तौर पे ±5। इसका मतलब लगभग 10 किलो वेट आपने एक बार में बढ़ा दिया। और फिर फीमेल को आप मत बेचिए बॉयर की, आप उसको फिर बॉयर से मेट कराइए सीमन से। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन में 50% बॉयर लाइन मिलेगी, सेकंड में 75%, थर्ड जनरेशन में 87%, 87.5, और फिर फोर्थ जनरेशन में 93+। तो आपके पास बॉयर, आप उस लोकल ब्रीड से बॉयर बनाओ, बजाय इसके आप बॉयर खरीद के लेके आओ। और दिमाग में ये मत रखो कि मैं बॉयर बना रहा हूँ, दिमाग में रखो कि मैं ब्रॉयलर गोट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, या मैं अपने जो बच्चे हैं उनका एनुअल ग्रोथ जो पहले 20-30 किलो होता था उसे मैं 60 किलो ले गया। बॉयर दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। आप यूटिलाइज करो बॉयर का जो फास्ट ग्रोथ रेट है या लो FCR है, मींस रेशियो, खारा जितना कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज करो और अपने यहाँ के जो लोकल एनिमल्स हैं, लोकल गोट्स हैं, उनका ग्रोथ रेट बढ़ाओ, तो फायदा है। नहीं तो आप पता चला 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 5 लाख रुपए की अगर आप कहीं ढंग की जगह लगा दोगे तो 8% की भी ब्याज मिली तो 40,000 रुपया तो आपको साल का मिलेगा, और वहाँ आपको 3 साल बाद आउटपुट मिलना शुरू होगा, वो भी लिमिटेड। तो इट इज़ बेटर कि आप, मैं तो बॉयर मेल भी खरीदने के लिए नहीं कहता,
क्योंकि आप बाध्य हो जाओगे। मेरा तो बेस्ट ऑप्शन है, आप 20 बकरी खरीद के लेके आओ क्रॉस ब्रीड एनिमल, जितने में आपका एक बोयर का मेल फीमेल आएगा, सिर्फ एक मेल फीमेल। एडल्ट की बात करें तो अगर 50 किलो का मेल मान लीजिए 1,000 रुपये के हिसाब से भी, तो 50,000 रुपये का मेल हो गया, 40-90,000 रुपये हो गया। 90,000 में तो आप 15 बकरियां ले आओगे क्रॉस ब्रीड खरीद के 5-5, 6-6 हज़ार की, और उसके बाद उसमें सीमन यूज़ कर लो जिसकी कीमत 40-50 रुपये। अगर आपकी 60% बकरी भी कंसीव कर गई तो आपको अच्छे खासे बच्चे मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशंस हैं। सर, गायों में, भैंसों में हम तो देखते हैं कि AI हो रही है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। बकरी में, भेड़ में अभी ये बहुत कम है, प्रचलन में कम है, खासकर से कुछ इंस्टीट्यूट और ये सब प्रगतिशील किसानों को छोड़ दें तो इस पे नस्ल सुधार कितना आवश्यक है और नस्ल सुधार पे क्या ध्यान देना चाहिए बकरी पालकों को? देखिए, नस्ल सुधार तो बहुत आवश्यक है, इसलिए नहीं कि बकरी का ग्रोथ बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि जो आनुवंशिकता नर के माध्यम से मादा में जाती है, अब आप सोचिए कि अगर मादा की आनुवंशिकता खराब है और नर की भी आनुवंशिकता खराब है तो बच्चा जो होगा वो अंडरवेट पैदा होगा। अगर बच्चा अंडरवेट पैदा हो रहा है तो वो दूध नहीं उठा पाएगा, दूध नहीं उठा पाएगा तो वो मर जाएगा। तो किड मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। गाय भैंस में ऑब्जेक्टिव इज दूध, दूसरा बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास स्ट्रेस झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है और लंबे समय तक झेल सकता है। जो बकरी का बच्चा होता है वो छोटा होता है तो उसके पास झेलने की क्षमता कम होती है। अब आपने जैसे ही बकरी का बच्चा पैदा हुआ, मान के चलिए आप बर्बरी लीजिए, 2 किलो का बच्चा होने 1400 ग्राम का बच्चा पैदा हो रहा है, खड़ा भी ढंग से नहीं हो पा रहा, दूध भी नहीं पी पा रहा, किसान 2 दिन बाद देखते मर जाता है बच्चा। तो AI खाली इसलिए ज़रूरी नहीं है। नस्ल सुधार का मतलब नस्ल सुधार में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमिक ट्रेड है। सेकेंडली, आपका ग्रोथ रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मिल्क यील्ड बढ़ेगी। जहाँ तक बात है AI शुरू होने की, निश्चित रूप से नई चीज़ है, हो रही थी इंस्टीट्यूट्स में सालों से। लोग कहते हैं कि हम 90 से कर रहे हैं, 91 से कर रहे हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई संस्था AI करे, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो तकनीक सार्थक तब मानी जाएगी जब वो मेरे पशुपालक तक पहुंचे और पहुंचने के बाद उसे लाभ दिलाए। तो असलियत में जो AI फैलना शुरू हुई है वो 2020 के बाद शुरू हुई है। मुझे इस चीज़ की प्रसन्नता है कि बहुत सारे प्रदेश, लगभग 12-14 प्रदेश ऐसे हैं देश में जिनको इसकी महत्ता का पता लगा है और अब जिन्होंने अपने यहाँ कृत्रिम गर्भाधान बकरियों में प्रारंभ कर दिया है। दूसरा, अगर आप किसान समझना चाहता है कि क्या अनिवार्यता है, मैं बोलता हूँ कि AI का कंसेप्शन कम है। मान के चलिए मेरे पास 10 बकरियां हैं, मैंने 10 की नेशनल मीटिंग कराई, मुझे 85% का कंसेप्शन मिला, मतलब 8 बकरियां प्रेग्नेंट हो गई या 9 हो गई, और उधर मैंने AI कराई तो 5 बकरियां प्रेग्नेंट हुई हैं। लेकिन अगर 5 बकरियां प्रेग्नेंट हुई हैं, वहाँ 8 की बकरियों ने 8 बच्चे दिए जिसमें से 4 मर गए और यहाँ 5 ने 5 दिए, 5 जी गए। तो फायदा, ये एक बड़ी बात। दूसरा, 1 साल बाद उन 5 बच्चों ने वेट लिया 30 किलो 35 किलो का, और ये जो 4 बच्चे थे या 5 बच्चे थे उन्होंने वेट लिया 20 किलो का। तो 15 पंजे लगभग 60 किलो 45-55 किलो का फायदा वहाँ पर हो गया किसान को। बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, एक बात हम करेंगे लास्ट कि फेल हो रहे हैं इसमें बकरी पालन में, कई लोग अपना फ्यूचर देखते भी हैं तो बहुत सारे लोग इसमें जा कर के कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं। फेलियर के क्या क्या कारण हैं सर इसमें? देखिए, अधिकांशतः किसान क्या करता है, या तो यूट्यूब से बकरी पालन करना सीखता है, कटु बात है लेकिन सत्य बिल्कुल है। बिल्कुल। या तो बकरी पालन यूट्यूब से सीखता है, या किसी की भी जगह पर जाके वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना का मतलब ये नहीं होता आपको बकरी पालन आ गया। पहला फेलियर का कारण। तो पशुपालकों से अनुरोध है, जहाँ से भी प्रशिक्षण लें, ऐसा प्रशिक्षण लें जिसमें प्रशिक्षण देने वाले को भी अनुभव हो और जो प्रशिक्षण दे रहा है उसमें महत्वपूर्ण बातें बताए। वो बातें नहीं बताए जो गूगल पे या आपको किताबों में मिल जाती है, वो आप खरीद के पढ़ सकते हो। तो वो अपने अनुभव साझा करे आपसे। दूसरा, बकरी पालन को सफल बनाना है या उससे आय करनी है तो ये जानना जरूरी है हमें हमारी आवश्यकता अनुसार में कौन सी नस्ल रखनी चाहिए, समय एरिया को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, अपने संसाधनों को देखते हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको बिजनेस मॉडल कौन सा सेलेक्ट करना है। वो सबसे ज़रूरी होता है
कि हम किस जगह पर रह रहे हैं, हमको बिजनेस मॉडल हम किस तरीके से बकरी पालन कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। चौथा हड़बड़ाना नहीं है, ये सोच के कि हमें 1 साल में ही बकरी पालन से आय हो जाएगी। और 5वां, बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए बकरी पालन में, कम संसाधनों में या कम इन्वेस्टमेंट में पहले शुरू कीजिए। ये जानिए कि बकरी और बकरी पालन आपके स्वभाव, आपके व्यवहार के अनुरूप है या नहीं है। अगर है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो मत बढ़िए। छठी बात, चाहे आपको 100 बकरियां खरीदनी हो, चाहे 200 बकरियां खरीदनी हो, पहले 10 या 15 बकरियों से बकरी पालन 1 साल कीजिए। बकरी पालन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको समझिए, उसके बाद अपना झुंड बढ़ाइए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, बकरी पालन में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो फेल होते हैं, वो कभी बड़ी चीज़ों की वजह से नहीं होती। वो ऐसे छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिनकी वजह से बकरी पालन फेल होता है, जिनका आप एहसास भी नहीं कर पाते हो। तो प्रशिक्षण इसीलिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो सच्चा बकरी पालक हो, जो सही मायने में बकरी पालन कर रहा हो, उससे संवाद जरूर करिए। बिचौलियों से नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ जो सही मायने में, अगर आप कॉमर्शियल गोट फार्मिंग, व्यवसायिक बकरी पालन करना चाह रहे हैं, तो किसी भी संस्था में या आपके माध्यम से पूछें कि सर हम कहाँ से जाके सही ज्ञान ले सकते हैं। ये नहीं कि पड़ोसी ने बोल दिया वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, जाके कराओ। तो आप ट्रेनिंग तो कराओगे अपने मन को बहलाने के लिए, बकरी पालन सफल नहीं, लोन तो मिल जाएगा उससे। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो आपने अभी बोला तो आ गई। अनुदान से व्यवसाय नहीं होता। जो ये सोचता है ना कि मैं अनुदान से व्यवसाय कर लूँगा, वो कभी नहीं कर सकता। आप इतने सक्षम बनिए कि आपको अनुदान की ज़रूरत ही ना पड़े। अनुदान तब लीजिए जब आपको अपने स्थापित बकरी पालन को या किसी भी व्यवसाय को और बड़ा करना हो। आप ये सोचें शुरुआत ही अनुदान से करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही। सर, एक लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं जो किसान हैं, जो युवा हैं, इस ओर आना चाहते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट में एक शुरू हो सकता है, दूसरा बहुत ज़्यादा इस पे अगर काम किया जाए तो इसमें लाभप्रद है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा संदेश ये है, बकरी पालन लाभकारी है लेकिन लुभावना भी है। तो सबसे पहले बकरी पालन को समझें और बकरी पालन को अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार का आकलन करें कि मैं बकरी पालन के अनुरूप हूँ या नहीं हूँ। खाली वीडियो टीवी देख के ना करें। दूसरा, जब भी करें तो एक कैलकुलेटिव माइंड से करें। हमेशा एक व्यापारी बन के तब बकरी पालन का स्ट्रक्चरिंग शुरू करें, तब तो आप सफल हो पाओगे। खाली ये सोच के कि बकरी ला के बच्चा पैदा कराऊंगा और बेच दूंगा, ये सोच के बकरी पालन करेंगे तो हमेशा फेल हो जाएंगे। तो तरीके से बकरी पालन कीजिए, संसाधनों को ध्यान में रख के कीजिए, एक व्यवसाय की मानसिकता के साथ कीजिए, और जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बकरी पालन से जुड़ी हुई बातें उन्हें हमेशा ध्यान में रखिए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत छोटी और बारीक बातें आपने आज इस पॉडकास्ट में हम सबको बताई हैं। निश्चित रूप से ये ज़रूर सबको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।